हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम स्ट्रगल डेज। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आपका मैथ और रीजनिंग के साथ साथ जीएस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने में। वो हमने बात किया था क्योंकि आपका अगर आप मैथ और रीजनिंग में 25-25 क्वेश्चन सही करते हो और आपका जीएस में सिर्फ 30 क्वेश्चन सही करते हो, तब आपका स्कोर बन रहा है 80। ठीक है। अगर आप 80 स्कोर कर रहे हो अपने लेवल 6 की जॉब के लिए, तो क्या आपको लगता है कि आप सेफ हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगभग जीएस में 35 प्लस क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक सेफ स्कोर मिलेगा। इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी और सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो हम वो आज कंप्लीट करते हैं। ओके। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 था, उसमें ये पूछा गया था कि न्यूटन के तीनों लॉ दे दिए गए थे और तीनों तीनों लॉ में से आपका पूछा गया था कि जब एक बस ड्राइवर आपका ब्रेक मारता है तो बस के अंदर जो इंसान होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है। वो क्यों होता है? तो उसका रीजन है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी, या फिर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। और इसे ही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। ये याद कर लेना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोला जाता है। और इनर्शिया क्या होता है कि किसी वस्तु का अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करना। समझे? अगर इसको हम अपनी रियल लाइफ से यूज करें, तो जो लोग कंफर्ट जोन में अपने पड़े रहते हैं, उनको भी हम एक इनर्सिया बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना नहीं चाहते हैं। समझ में आया? तो आपका ये हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो था, वो आपका फोर्स से रिलेटेड था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, वो ये था कि न्यूटन सर ने ये सोचा कि अगर किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हम फोर्स लगाएं उस पे तो वो गति करने लगेगा। और वह गति किस पे डिपेंड करेगा? वह आपका डिपेंड करेगा एक्सलरेशन पे। ठीक है। आपका त्वरण पे। और आपका डिपेंड करेगा वो द्रव्यमान पे। आपका ये हो जाएगा F बराबर m में। मतलब किसी भी वस्तु पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो आपका द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा और आपका त्वरण पे डिपेंड करेगा। इसको हम अपने एग्जांपल से समझते हैं कि देखो, जैसे ये यहाँ पे एक भारी गेंद रखी हुई है, यहाँ पे एक हल्की गेंद रखी हुई है। ये बालक अपने बैट से भारी गेंद को जब मारता है तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जाती, यहीं पे गिर जाती है बगल में ही। और आपका जो ये बालक है, ये आपको जो हल्की वाली गेंद है उसको मारता है, वो तो काफी दूर तक चली जाती है। तो इसी को आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंड किया गया है। जैसे आपको क्या कहते हैं, आप एक ट्रक है और एक आपकी समझ लो मोटरसाइकिल है। आपको किसी वस्तु को गति में लाने के लिए किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उस पे फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब आपको ट्रक पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। जो भारी वस्तु होगी उस पे आपका फोर्स कम लगेगा और उसमें एक्सलरेशन बहुत कम होगा, त्वरण बहुत कम होगा। और आपकी जो हल्की वस्तु होती है उस पे आपका फोर्स ज्यादा लगेगा और त्वरण भी आपका उसमें ज्यादा उत्पन्न होगा। समझ में आया? और इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है F बराबर डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ आपका हमेशा मोमेंटम चेंज होता रहता है। ठीक है। और एक तीसरा जो आपका लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ।
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, ये आपका एक्शन रिएक्शन पे डिपेंड करता है, आपका एक्शन रिएक्शन। इसमें ये होता है कि अगर आप किसी वस्तु पे जितने ज्यादा जोर लगाओगे, वो वस्तु आपको उतनी ही ज्यादा जोर से धक्का देगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप जब पृथ्वी पे चलते हो, तो जितने ही फोर्स से आप नीचे की तरफ धक्का लगाते हो, उतने ही फोर्स से वो भी आपको धक्का लगाती है। इसका एग्जांपल देखो, ये लड़का स्केटिंग कर रहा है, जितने ही तेज से ये अपने पैर को पीछे आपको धक्का देता है, उतनी ही ज्यादा स्पीड ये गेन कर लेता है। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल और देखें, तो क्या आपके बाइक में कभी पेट्रोल खत्म हुआ है, या आपकी स्कूटी में कभी पेट्रोल खत्म हुआ है? तो हम क्या करते हैं, आप बाइक पे बैठते हो, एक पैर से धक्का देते हो, तो आपने रियलाइज किया है ना कि जितनी ज्यादा तेज आप धक्का दोगे, उतनी ही ज्यादा तेज आपकी बाइक चलेगी। समझ में आया? तो ये होता है आपका किसकी वजह से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अगर इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, तो देखो, आपका जो एग्जाम होता है, उसको आपका चाहिए होता है फोर्स। ठीक है, एग्जाम को क्लियर करने में जितना भी उसको फोर्स चाहिए होता है, वो आपको लेगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। उसको मतलब नहीं है कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आपके घर में पैसे हैं कि नहीं है, आपकी मम्मी पापा बीमार है कि नहीं है। उनको सिर्फ ये चाहिए कि जितना भी एनर्जी आपका उस चीज को समझने में लगेगी, उतना आप एनर्जी दोगे। अगर दोगे तो समझ में आएगी, अगर नहीं दी तो समझ में नहीं आएगी। अगर दोगे, समझ में आ गए, तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। नहीं दे पाए किसी भी रीजन से, फर्क नहीं पड़ता वो रीजन क्या है, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये आपके 3 लॉ थे। और ये न्यूटन आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन ये था कि एक ऑप्शन दे दिया गया था, उसमें आपको उसमें छांटना था कि ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है, कि आपका टर्टियरी सेक्टर में आता है। अब हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या है। अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने कम संसाधन हैं, मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न। ठीक है, आप जितने ही कम संसाधनों में अधिक उत्पादन बोलते हो, अधिक उत्पादन कर लेते हो, उसी को आपका अर्थव्यवस्था का नाम दे दिया गया। अब इसमें आपके कुछ सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया। इसमें आपका 3 सेक्टर में अर्थव्यवस्था के आपका सेक्टर को डिवाइड कर दिया गया था। पहला आपका था कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इसमें आपका आता है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और आपका आता है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या आता है, इसमें जो नेचुरल चीज होती हैं, वो आपकी आती हैं। ठीक है, अब नेचुरल चीज में क्या हो गया, आपका जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कृषि। ठीक, आपका हो गया कृषि, आपके हो गए मछली पालन, पालन। ठीक, आपके हो गए पालन। तीसरी चीज आपके हो गए खनन। ठीक, तो ये चीजें आपकी आती हैं कि आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। और उसमें जो क्वेश्चन था, वो आपका सेकेंडरी से शायद था, हाँ। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर में वो आता है कि जो आपका प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, अब जैसे आपका कोई आटा चक्की हो गई। ठीक, आप आटा जो हो गया, वो आपका हो गया क्या, नेचुरल में, प्राइमरी सेक्टर में। और उसको जब पिसवाया जाता है, तो वो किस में, वो सेकेंडरी सेक्टर से। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी में आ गया, आटा चक्की हो गई। दूसरा आपका हो गया, आपका व्यापार हो गया कोई।
ठीक है। तो ये आपका आएगा व्यापार तो थर्ड में आता है, सॉरी, हाँ। आपका फर्स्ट सेकंड में आ गया आटा चक्की। और आपका जैसे आ जाएगा कोई मशीन हो गई। ठीक है, जैसे सिलाई मशीन हो गई, वो आपका आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। और आपका कोई दुकान हो गया। ठीक, ये आपका आ जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर में आएगा, तृतीय सेक्टर में। इसमें देखो आपका आपकी जो नेचुरल चीज होती है वो फर्स्ट में आ गया। प्रोडक्शन जो जो होता है वो आपका सेकंड में आ गया। थर्ड में आपका वो थर्ड में आएगा आपका वो कि जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, आपका सर्विस कौन क्या प्रोवाइड करवाती है? जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया। ठीक, जैसे कोई स्कूल हो गया। ठीक है, आपका जैसे हो गया क्या कहते हैं, कोई कोचिंग क्लास हो गई। कोचिंग क्लास हो गई। तीसरा आपका जैसे कोई स्पोर्ट्स हो गया। तो ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे, तो होटल हो गया। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टर्शियरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। बैंक हो गया, पेट्रोल पंप हो गया। ठीक है, तो ये आपकी आएगी टर्शियरी सेक्टर में। तो ये चीजें हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका एक दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आज के दीवाने म्यूजियम कहाँ पे है? उस टाइम ये न्यूज में था। तो ये आपका है दिल्ली में। ठीक है, मैंने बोला था कि पिछले करंट अफेयर को हम अब की बार के करंट अफेयर से रिलेट करेंगे। तो अब की बार के करंट अफेयर से कैसे रिलेट करेंगे? इसमें ये होगा कि दिल्ली को लेके अब की बार जितनी भी करंट अफेयर की न्यूज है उसमें से हम कुछ को डिस्कस करते हैं। जैसे आपका अब की बार फोर्थ एडिशन ऑफ एशिया फोरम हुआ था यहाँ पे। एससीओ फोर्थ आपका दिल्ली में हुआ था। फोर्थ एडिशन आपका एससीओ फोरम हुआ था। ठीक है, ये हुआ था आपका दिल्ली में ही। ठीक, आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि एससीओ फोरम का आपका फोर्थ एडिशन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, अब एससीओ क्या होता है? एससीओ आपका होता है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो एससीओ का फॉर्मेशन हुआ था आपका 2001 में। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, न्यूज में है, ये आ सकता है कि एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। वो आपका है रसिया एंड चाइना। ठीक, 2024 में आपका कहाँ पे हेल्ड हुआ था? 2024 में आपका हेल्ड हुआ था ये कजाकिस्तान में। ठीक है, एससीओ आपका देखो, एससीओ जो फोरम होता है और एससीओ कहाँ हेल्ड हुआ था, अलग अलग चीजें हैं। एससीओ फोरम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एससीओ के मेंबर हैं वो आपस में एक जगह मिल के आपका इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कोलेबोरेट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। और ये आपका एससीओ जो सबमिट हुई वो आपका हुई थी कजाकिस्तान में। काजा के ए होगा। कजाकिस्तान। ठीक है, आपका ये कजाकिस्तान में हुआ था। और आपका 2025 में इस सीओ कहाँ होगा? 2025 में होगा आपका चाइना। और यही बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर भी है। तो ये चीजें समझ में आई। आपका जो दिल्ली ये हाँ फोर्थ दिल्ली दिल्ली में हुआ था। दिल्ली को लेके और क्या न्यूज में है? दिल्ली में अभी इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक आपका वहां पे बनाया गया। ठीक है, क्लाइमेट क्लॉक आपका कहाँ पे बनाया गया? आपका ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है। ठीक है, अब क्लाइमेट क्लॉक का मतलब क्या है? इसमें आपका जो जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभाव जो होंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जलवायु चेंज और इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाएगा।
ठीक है? आपका क्लाइमेट क्लॉक और ये क्वेश्चन फ्रेम होगा कि क्लाइमेट क्लॉक आपका अभी क्लाइमेट क्लॉक जो न्यूज़ में रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर अभी है आपका दिल्ली में। तीसरा जो दिल्ली को लेके न्यूज़ में था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिटरेसी फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया गया? वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेसी फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया गया? ये आपका मनाया गया दिल्ली में ही। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। और एक एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें। दिल्ली में आपका एक चीज और हुआ था, जगह नहीं बची, कहाँ पे लिखूं? यहीं पे लिखता हूँ। आपका दिल्ली में एक चीज और हुआ था कि आपका जो रिपब्लिक समिट हुआ था वो आपका दिल्ली में ही हुआ था। रिपब्लिक समिट 2024 ये आपका हुआ था कहाँ पे? दिल्ली में। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपकी भारत द नेक्स्ट डिकेड। भारत द नेक्स्ट डिकेड्स। ठीक है, ये इसकी थीम थी। क्वेश्चन आपका ऐसे ही फ्रेम हो सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन फोर्थ एडिशन ऑफ एससीओ फोरम कहाँ पे हुआ? ये आपका दिल्ली में हुआ। ठीक है, आपका एससीओ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब फॉर्म हुआ? फाउंडेशन 2001 में। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? आपकी रसिया और चाइना। 2025 में कहा होगा? चाइना में। और आपका दिल्ली में आपका एक क्लाइमेट क्लॉक है जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? दिल्ली में। और ये क्या करती है? जलवायु परिवर्तन और जो जलवायु परिवर्तन होते हैं इसके दुष्प्रभाव को बताएगी। आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेसी फेस्टिवल कहाँ पे है? आपका ये कहाँ पे मनाया गया? दिल्ली में। आपका रिपब्लिक समिट कहाँ पे मनाया गया? दिल्ली में। और जिसकी थीम थी, तो आपका पूछ लेगा कि रिपब्लिक समिट 2024 जो दिल्ली में मनाया गया, इसकी थीम आपकी क्या थी? तो इसकी थीम थी भारत द नेक्स्ट डिकेड। समझ में आया? हम्म। ये आपका एक क्वेश्चन था, एलिफेंटिसिस डिसीज। इसमें आपका इसमें क्वेश्चन था कि टीका लगवाया इस क्वेश्चन ऐसे फॉर्म किया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा डिसीज है जिसमें टीका नहीं लगवाया जाता है? ठीक है, तीन तीन ऑप्शन थे जिसमें टीका लगवाया जाता था। चौथा ऑप्शन था एलिफेंटिस डिसीज जिसमें टीका नहीं लगवाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं। आपके क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हुआ था कि अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसके स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा में अंतर यह होता है कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तथा स्थितिज ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म किया गया था। बट काइनेटिक एनर्जी को हम और किस चीज से रिलेट कर सकते हैं? ये देखो, जैसे सबसे पहले एनर्जी का मतलब हम समझते हैं। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मतलब आप किसी काम करने के लिए कितने सक्षम हैं, उसके लिए आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसी को आपका बोला जाता है एनर्जी। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। और बताऊं एक फेमस क्वेश्चन, ये फेमस क्वेश्चन आपका रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट किसी ना किसी में पक्का आएगा कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं? 1 जूल बराबर होते हैं 10 की पावर 5 अर्ग। ये आप याद कर लो, ये आप देख लेना, एग्जाम जब देके आओगे ना बताओ कि हाँ भैया ये क्वेश्चंस मुझसे हो गए, ये क्वेश्चंस आपने पढ़ाया था। और काइनेटिक एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। उसमें एक फार्मूला बहुत ही फेमस है, उसका फार्मूला होता है K = 1/2 mv²। कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपके द्रव्यमान और आपके वेग के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आपका मास होगा उतनी ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और आपका जितने आपकी वेग होगा उतने ज्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करेगा।
ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन एक और आपका न्यूमेरिकल बनता है कि उसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, P बराबर अंडर रूट 2 km। तो ये दोनों फार्मूले आप याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वो चीज होती है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है तो उस पे जो एनर्जी लगती है वो आपकी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। ये हाइट पे ज्यादा डिपेंड करती है। इसका फार्मूला होता है, इसको यू से डिनोट करते हैं, यू बराबर एम जी एच। जहां पे आपका हो गया एम मतलब कि आपका मास, जी आपका हो गया ग्रेविटेशन एक्सलरेशन, आपका आपका ये क्या कहते हैं, एच हो गया आपकी हाइट। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझ में आया? अ, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि टेराबाइट। आपकी जो टेराबाइट होती है उसमें एक एक टेराबाइट में, एक टीबी में आपकी होती है 1000 गीगाबाइट। ठीक, ये क्वेश्चन आया है आपका। 1 टेराबाइट में आपकी होती है गीगाबाइट, 1000 गीगाबाइट। और टेराबाइट क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हुआ था कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता वाली इकाई कौन सी है? सबसे ज्यादा क्षमता वाली इकाई आपकी टेराबाइट ही है। सबसे ज्यादा क्षमता क्षमता आपकी टेराबाइट में ही होती है। आपका अगर एमबी में बात करें तो 1 MB बराबर आपका हो जाएगा आपका 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ, इतने एमबी आपके होते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया आपका टेराबाइट से लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन थोरियम। थोरियम को लेके आया था। क्वेश्चन ये बना था कि आपका थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, तो आपका जो थोरियम है वो आपका सबसे ज्यादा केरल में पाया जाएगा। ठीक है, आपका थोरियम आपका यहाँ पे आपका जो थोरियम है केरला इसका प्रोड्यूसर है हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब थोरियम से हम कुछ चीजें और याद कर सकते हैं क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस आपकी बार ज्यादा फ्रेम हो सकते हैं। तो थोरियम का आपका जो सिंबल है उसको हम टीएस से डिनोट करते हैं। आवर्त सारणी में इसको हम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 90 है। एटॉमिक नंबर से कुछ याद आया भैया? एटॉमिक नंबर, आइसोटोप जिसके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे हम तीन एग्जाम्पल लिए थे, पहला हाइड्रोजन, दूसरा आपका ड्यूटेरियम, तीसरा आपका ट्राइटियम। ठीक है, आपका जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव होता है। पिछले पिछले वीडियो में हमने मिलके ये सब डिस्कस किया था। तो ये हो गया आपका। और ये कौन से ब्लॉक में पाया जाता है? तो फाउंड इन एफ ब्लॉक। ठीक है, आपका थोरियम एफ ब्लॉक में पाया जाता है। इसका यूज क्या होता है? थोरियम का आपका यूज होता है कि ये आपका एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है। ठीक है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में आपका यूज होता है। दूसरा आपका न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका संस्कृत पोएट हरिसेना। आपका क्वेश्चन ये आया था कि हरिसेन कवि किसके शासन काल में आपका आया था? ठीक है, तो हरिसेन आपके आए थे, ये आए थे आपके समुद्रगुप्त के शासन काल में। ठीक है, हम कुछ और कवि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता अगले क्वेश्चन, अगले जब क्वेश्चन बने तो आपके पूछ ही ले। तो एक कवि थे बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट।
अब की बार तो मैं राइटिंग बैठा के ही रहूंगा चाहे जैसे। इस पे राइटिंग नहीं बैठ रही मेरी। आपका बाणभट्ट आए थे आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। बाणभट्ट आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। आपका कालिदास, कालिदास आए थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। चंद्रगुप्त सेकंड काल में। कालिदास को एक नाम से बोला जाता था कि इनको भारत का शेक्सपियर बोला जाता था, ठीक है, कालिदास को। तीसरा आपका रवि कीर्ति कवि कब आए थे? रवि कीर्ति आए थे आपके पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चंद बरदाई एक कवि थे। चंद बरदाई, ये किसके शासनकाल में आए थे? ये आपके शासनकाल में आए थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, ठीक। और आपका क्या कहते हैं, हाँ, इतने इतने कवि आप याद कर लेना। ये आपके मेन है, क्या पता आपके क्वेश्चन में पूछ ही ले। एक और है, समुद्रगुप्त को एक टाइटल दिया गया था, क्या आप बता सकते हो? 2 मिनट, आपको 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और याद करो कि समुद्रगुप्त को कौन सा टाइटल दिया गया था। तो समुद्रगुप्त को आपका बोला जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। अच्छा, एक भूल गए, अमीर खुसरो बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो, ये किसके शासनकाल में आए थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए थे। अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में खास बात पता है आपको? अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के 8 सुल्तान थे जिनके शासन इन्होंने देखा था। 8 सुल्तान का शासक इन्होंने देखा था। शासनकाल अमीर खुसरो इन्होंने, ठीक है। तो हम इनको याद करेंगे, ठीक है। इतने कवि का आप नाम याद कर लेना, क्या पता आने वाले क्वेश्चन में पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुरु नानक देव का बर्थ प्लेस, क्वेश्चन आपका हुआ था कि गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो इनका जो बर्थ प्लेस है वो है तलवंडी नामक जगह पे हुआ था, ठीक है, तलवंडी। और आपका ये अभी कहाँ पे है? ये पंजाब में है, ठीक है। भारत वाला पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान वाले पंजाब के, पंजाब में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में है, ठीक है। अब ये गुरु नानक देव से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता था कि ये किसके समकालीन थे? गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? तो ये थे आपके बाबर के समकालीन, ठीक है, बाबर के समकालीन। दूसरा ये थे आपके कालिदास के समकालीन, इब्राहिम लोदी के समकालीन, इब्राहिम लोदी के समकालीन, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग अगर फैक्ट आपको बताऊं ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपका ये था कि गुरु नानक देव भी ऐसे आदमी थे जो पानीपत के प्रथम युद्ध के साक्षी थे। पानीपत के पत पानीपत के प्रथम युद्ध के साक्षी थे, युद्ध के साक्षी, ठीक। अब यहीं से नहीं निकलना है यार, रुको तो, अभी क्यों भाग रहे हो इतना? अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बताओ, याद है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर आपके मुगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इब्राहिम लोदी आपके दिल्ली सल्तनत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत को, ठीक।
और इसी पे यही याद कर ले रहे हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल आपका हुआ था 1556 में। ठीक है, 1556 में। ये किनके बीच हुआ था? ये विक्रमादित्य और आपका हुआ था अकबर के बीच में। अकबर आपकी मुगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपका विक्रमादित्य कर रहे थे सूर डायनेस्टी को, सूर साम्राज्य को। और आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? थर्ड बैटल आपका हुआ था 1761 में। समझे? और ये किनके बीच हुआ था? ये मराठास और अफगान के बीच में हुआ था। अफगान की तरफ से किसने लड़ा था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। करा दिया ना अच्छे से रिवीजन आपका। तो हम कहाँ पे थे? गुरु नानक देव की बर्थ प्लेस पे थे, तलवंडी में। ये आपका कहाँ पे है अभी? पंजाब में। अब अगर गुरु नानक देव के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो ये भी पढ़ लेंगे किनके समकालीन थे। समकालीन थे आपके बाबर, बाबर के, कालिदास के, इब्राहिम लोदी के। और जब इतना पढ़ लिए तो ये भी पढ़ लेते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध के साक्षी ये थे। अब जब पानीपत का आपको ध्यान में आया तो तुरंत आपको ध्यान में ये आ जाना चाहिए कि आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी को। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर इब्राहिम लोदी। ठीक है। दूसरा आपका हुआ था 1556 ईस्वी में। ये 1526 से 1556 में। किनके बीच? विक्रमादित्य और आपका अकबर के बीच में। ठीक है। अकबर मुगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे और विक्रमादित्य आपके सूर्य साम्राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे थे। थर्ड बैटल आपका हुआ था 1761 में। 1761 में आपका हुआ था किनके बीच? मराठास के बीच और आपका अफगान के बीच। अफगान को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? अहमद शाह अब्दाली। समझ में आया? इतनी सारी चीजें। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो आपका 15/12/2020, 15 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। तो इतने क्वेश्चंस आपका हमको मिला। और ये आपका अभी का लास्ट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड आपका कब 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 से दिया जा रहा है? तो ये आपका 1969 को दिया जा रहा है। आपका ये सबसे पहला विनर कौन था इसका? तो ये थी आपकी देविका रानी जी। ठीक है। आपकी 1969 की विनर आपकी कौन थी? देविका रानी जी। 2024 का कौन है? 2024 कौन है पता है? इनका एक फेमस डायलॉग है कि आपका जो कांच है वो बुलेट प्रूफ हो सकता है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं। कोई बता सकता है? याद करो, याद करो, याद करो। हाँ हाँ, ये आपका दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती जी को। ठीक है। और आपका 2023 को किसको दिया गया था? आपका 2023 को दिया गया था रेखा जी को। ठीक। अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ 1969 में किसको दिया गया था, 2024 में किसको दिया गया है, 2023 में किसको दिया गया था। अब ये दिया किसको जाता है? ठीक है। तो ये है इंडिया के सिनेमा का आपका हाईएस्ट अवार्ड है। इंडियाज हाईएस्ट हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ फील्ड ऑफ सिनेमा। ठीक है। आपका ये इंडिया के सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, पुरस्कार। अब आपको इसमें दिया क्या जाता है? इसमें आपको दिया जाता है एक शॉल दी जाती है। ठीक है। और आपको ये वाला अवार्ड, ये इधर देखो, ये वाला आपको अवार्ड दिया जाता है। और आपको 10 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक। अगर अभी हम बात करते हैं कि 2025 में एक मूवी आई थी, आप बहुत पसंद किया गया था उसको, वो आपका ऑस्कर के नॉमिनेट की गई है। तो उस मूवी का नाम है लापता लेडीज। लापता
लेडीज अच्छी मूवी है, देखे, अगर आप ना हो तो देख लेना इसको। ठीक है, इसको नॉमिनेटेड किया गया है, नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2025। हाँ, इतना क्वेश्चन था, खत्म हुआ अब जाके। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपके पहले शिफ्ट का आपका ये इतने क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, इतने क्वेश्चंस मिले। तो समझ में आया, ये तो समझ लो अपनी इंट्रो क्लास थी। इंट्रो क्लास में हमने इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ा कि एक वर्ड को लेके, एक कीवर्ड को लेके हम कितने क्वेश्चंस बना रहे हैं और कहाँ कहाँ से चीजें रिलेट कर रहे हैं। तो हम ऐसे ही अपने जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर, जितने भी जीएस के प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए एनटीपीसी के, हम सारे उसको, सारे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो जीएस की आप टेंशन मत लो, जीएस को अगर आप एक बार भी पढ़ लिए हो, मैं आपको अच्छे से रिलेट करके पढ़वा दूंगा, याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा, समझा दूंगा सारी चीज। ये आप अगर बैठे हो ना तो खुद से भी आप एक बार ड्रॉ कर लेना इसको, कि आपका यहाँ पे गरम, आपकी यहाँ पे सूर्य आ रहा है, तिब्बतन प्लेटू में गरम आपका हो गया, तिब्बतन प्लेटू गरम हो गया तो लो प्रेशर बन गया, फिर ऊपर हाई प्रेशर। ये चीजें आप खुद से भी ड्रा करना, ठीक है, ऐसे चीजें आप याद कर लेना। बाकी तो मैं हूँ सारी चीजें के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। हम जो ये आपका शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन जितने थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका शिफ्ट सेकंड में 15/12/2020 को ही शिफ्ट सेकंड में जितने क्वेश्चन आए हैं वो हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम है, अच्छी जॉब है। और अगर आपका क्रिकेटर बनने का सपना है ना, बचपन में सबका क्रिकेटर बनने का सपना रहता है, तो आप रेलवे से आप क्रिकेट में जा सकते हो। ना पता हो तो गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखो, धन्यवाद यार।